चेन्नई सुपर किंग्स जिनका माइंडसेट पिछले साल बहुत ही खराब था। मैंने पिछले साल बीच सीजन में कह दिया था कि चेन्नई डज नॉट डिजर्व टू क्वालिफाई। और अगर लास्ट मैच देखो जहां पे आरसीबी के साथ वो लोग हार के बाहर हो गए थे, उनका एक बार भी ये टारगेट नहीं था कि मैच को कैसे जीता जा सकता है। उन लोगों का माइंडसेट एक ही था कि हार के भी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं हम। अगर माइंडसेट ये है, आपका गोल ये है कि हार के भी कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप जितना डिजर्व नहीं करते थे लास्ट ईयर। बहुत ही खराब क्रिकेट खेला है। इस बार उनका जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी था, ये था कि जितने भी प्लेयर्स धोनी के अंडर पहले खेल चुके हैं उनको वापस लो, जितना ज्यादा हो सके उतना वापस लो। अश्विन आ गया वापस, विजय शंकर, कॉनवे, रचिन रविंद्रा, फिर सैम करन और राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी भी धोनी के अंडर पुणे में खेल चुका है, तो उनका क्लियर कट स्ट्रेटेजी था कि धोनी के अंडर ऑलरेडी जो खेल चुके हैं उनको वापस लाओ। अब इस स्क्वाड को देखने से पहले मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा। चेन्नई वो फ्रेंचाइज है जहां पे एवरेज प्लेयर्स आके बहुत अच्छा करता है। मतलब जैसे जिस प्लेयर से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो करके दिखाता है। और चेन्नई हमेशा उतना टॉप टीम नहीं रहता है। हमेशा उनकी टीम में बहुत सारे एवरेज प्लेयर्स रहते हैं। जब शिवम दुबे को उन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदा था, वो आरसीबी के लिए हक चुका था, वो राजस्थान के लिए हक चुका था। और जब खरीदा, सबने सोचा कि इसको क्यों खरीदा, आज शिवम दुबे क्या है। सेम गोज फॉर अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का 2022 का साल बहुत खराब था। 2023 में 160 की स्ट्राइक रेट से खेला है चेन्नई के लिए। सेम गोज फॉर रॉबिन उथप्पा। 2020 का उनका बहुत खराब रिकॉर्ड था। 2021 में जब रॉबिन उथप्पा सीएसके में आते हैं, हमने सुरेश रैना को प्लेऑफ में ड्रॉप किया, रॉबिन उथप्पा को खिलाया और रॉबिन उथप्पा ने बहुत अच्छा किया। मोइन अली, शेन वॉटसन, सबका ही है। एवरेज प्लेयर्स जो भी सीएसके में आते हैं वो अच्छा करते हैं। तुषार देशपांडे, कौन सोच सकता है कि तुषार देशपांडे आके एक सीजन में सीएसके के लिए 20-22 विकेट लेके जाएगा। शायद लास्ट 2 सीजन में सीएसके का हाईएस्ट विकेट टेकर है वो। तो ये कहीं और जगह शायद होगा नहीं। तो अगर चेन्नई का स्क्वाड एनालिसिस करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक दिस फैक्टर इनटू कंसीडरेशन कि चेन्नई में आके एवरेज प्लेयर्स भी अच्छा करता है। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब लास्ट ईयर जो एक वीकनेस था उनका कि पेस बॉलिंग अटैक वीक था, पाचरना को छोड़कर और कोई भी खास नहीं था। ऊपर से सब इंजर्ड प्रोन थे, सब। बीच सीजन में लास्ट के 4-5 मिनट तो कोई भी नहीं था फ्रंटलाइन बॉलर। सिमरजीत सिंह, उनसे काम चलाना पड़ रहा था। जो इस ऑक्शन स्ट्रेटेजी में इनका बेस्ट मूव था वो था दीपक चहर को जाने दिया। जो सुन के मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ हूं कि दीपक चहर अच्छा करे, अच्छा खासा पैसा मिला, मुंबई ने खरीदा, लेकिन सीएसके ने जाने दिया। मैं आपको समझाता हूं क्यों। हर एक चीज इमोशनल होके आप सोच नहीं सकते हो कि अरे हम इतना कनेक्टेड है उससे, वो भी चाहिए हमें। दीपक चहर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हैज बीन ए बर्डन टू सीएसके सिंस 2022। एक बर्डन था वो, जो धोनी अपने शोल्डर पे लेके चल रहा था। 2022 के मेगा ऑक्शन पे दीपक चहर को 14 करोड़ से खरीदा था चेन्नई। 14 करोड़। पूरा साल दीपक चहर एनसीए में था। 2022 14 करोड़ से खरीदा था, एक भी मैच उसने नहीं खेला। फिर आते हैं 2023, जहां पे चेन्नई ने 16 मैचेस खेला है, जिसमें दीपक चहर खेलते हैं 10 मैच। मतलब 2023 में भी 6 मैच पे वो इंजर्ड था। फिर आता है 2024, जहां पे चेन्नई ने खेला है 14 मैचेस और दीपक चहर ने खेला है 8 मैचेस। अगर लगातार 3 साल आप इंजर्ड रहते हो, जो आपका मेन बॉलर है नया बॉल के साथ, तो वो क्यों चाहिए आपको। लोग इंटरनेट पे जाकर रो रहे हैं कि दीपक चहर को जाने नहीं देना चाहिए था। आप सोचो भी तो कि उसका होने से टीम को कुछ फायदा हुआ है लास्ट 3 साल में? कुछ नहीं हुआ है। उसका फॉर्म डीपी हुआ है, उसका इकोनॉमी रेट बढ़ा है। लास्ट ईयर नए बॉल के साथ उसको विकेट भी नहीं मिल रहा था मेरे भाई। तो सोचो, जो बंदा चेपॉक से ज्यादा एनसीए में रहता है आईपीएल के दौरान, वो क्यों चाहिए। 3 सीजन लगातार वो इंजर्ड था और सबसे बेस्ट मूव ये था कि उन्होंने दीपक चहर को जाने दिया। अब क्योंकि दीपक चहर को जाने दिया, उन्होंने सोचा कि नए बॉल के साथ ज्यादा विकेट कौन लेता है, इंडियन बॉलर्स। तो उन्होंने खलील अहमद को खरीदा। बहुत अच्छे खासे प्राइस में खलील अहमद मिल गए थे। खलील अहमद लास्ट 2 साल में दीपक चहर से बहुत ज्यादा अच्छा किया है। बहुत सारे विकेट्स खलील अहमद ने लिया है। अब उसके बाद चेन्नई बहुत सारे बॉलर्स के पीछे भागा है, जैसे कि तुषार देशपांडे। ऑलमोस्ट 6 करोड़ तक चेन्नई उसके साथ बीट किया था, फिर राजस्थान को जाने दिया। फिर सिमरजीत सिंह के लिए भी बहुत ज्यादा बीट किया था, लेकिन फिर एसआरएच ने ले लिया। फिर मैंने सोचा कि वो लोग लेंगे किसको, क्योंकि कोई बचा ही नहीं था। फिर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था अंशुल कंबोज। और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो, आपको पता होना चाहिए, मैं पिछले आईपीएल से चीज स्टार्ट किया था, जब मैंने उसको पहली बार देखा था कि उसके हाथ में बहुत अच्छा स्विंग है, लेंथ बहुत अच्छा है। दिलीप ट्रॉफी
इवन फॉर द फैक्ट दैट कि उसने वो हाईएस्ट विकेट टेकर था दिलीप ट्रॉफी में, लेकिन मैंने पहले ही दिन उसको देख के कह दिया था कि मैं दुआ करता हूं अंशुल कंबोज एक बड़े फ्रेंचाइज में जाए आईपीएल में, उसको ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने का मौका मिले, उसका ब्रेक थ्रू सीजन जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सीएसके में आया मेरा फेवरेट फ्रेंचाइज है इसलिए बैक कर रहा हूं, ये मैं 2-3 महीने पहले कह चुका हूं कि अंशुल कंबोज कोई बड़े फ्रेंचाइज में जाए, और मैं जब दुआ कर रहा था उसके लिए, मेरा एक ही था कि सीएसके, एमआई, केकेआर, इन 3 फ्रेंचाइज में से कोई भी उसको खरीद ले, बस उसको मौका मिल जाए, क्योंकि वो तीनों फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनको ग्रूम करते हैं। चेन्नई में आया, ही कैन बी ए ग्रेट ग्रेट एसेट। फिर उनके उसके बाद जो उन्होंने एक बॉलर पे इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ देके, वो है गुरजपनीत सिंह। मुझे नहीं पता आपको कितना पता है, वो पंजाब का है लेकिन तमिलनाडु के लिए खेलता है। 6 फीट 3 इंच का है, लंबा है, बहुत अच्छा बॉलर है, जितना मैंने उसको देखा है बहुत अच्छा बॉलर है। चितेश्वर पुजारा को एक बार डक पे आउट कर दिया था, विराट कोहली को नेट्स पे उसने बोल्ड कर दिया था। चेन्नई का नेट बॉलर था, और पिछले 2 साल से सुपर किंग्स एकेडमी उसको ग्रूम कर रहे हैं। अगर 2.2 करोड़ उस पे इन्वेस्ट किया है, मतलब जो सुपर किंग्स एकेडमी ने उस पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, इतना ज्यादा टाइम उस पर बिताया है, मतलब ही हैज शोन पोटेंशियल, जो अगेन वंस अगेन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बाई है। एक प्लेयर उन्होंने और खरीदा, वो है कमलेश नगरकोटी। वंस अगेन अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था उसमें बहुत अच्छा किया, इंजरी प्रोन रहता है लेकिन अच्छा खासा बॉलर वो भी है। नेथन एलिस पे इन्वेस्ट किया, ऑस्ट्रेलिया के टी20 साइड में है, उसके बाद स्पेस से अच्छा खासा बॉलिंग कर सकता है। पाथिराना पहले से था, जिनका डेथ ओवर में पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट रिकॉर्ड रहा आईपीएल में। पिछले 2 साल में पाथिराना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीएल में 32 विकेट्स लिए, 2 साल में 32 विकेट्स विथ एन इकोनॉमी बिलो 8 के नीचे का इकोनॉमी है पिछले 2 साल में पाथिराना का, जो ज्यादातर मिडिल ओवर और डेथ ओवर में डालता है। 32 विकेट्स लिया है उसने पिछले 2 साल में, तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन टी20 इन आईपीएल। तो मुझे लगता है कि चेन्नई का जो फर्स्ट बॉलिंग का प्रॉब्लम था, पेसर्स का प्रॉब्लम था लास्ट ईयर, वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। ऊपर से उनके पास सैम करन भी है, और सैम करन का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस सीएसके के लिए ही आया था। सैम करन का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस सीएसके के लिए आया था, वो भी वापस आ गए। तो यू हैव पथिराना, यू हैव खलील विद द न्यू बॉल, यू हैव अंशुल कंबोज विद द न्यू बॉल, सैम करन जो बीच में बॉल डालेगा, अगर इधर उधर होगा तो नेथन एलिस भी खेल सकता है। गुरजपनीत सिंह इज ए ग्रेट परचेज। मुकेश चौधरी को लिया है, वो शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन नगरकोटी इज ऑल्सो ए गुड बॉलर। तो मुझे लगता है कि इनका जो बॉलिंग यूनिट है बहुत ही सॉलिड बॉलिंग यूनिट है, बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर आप उनके रिसेंट परफॉर्मेंस देखो, जिस तरीके से मैंने क्रिकेट को फॉलो किया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पेस यूनिट है उनका। आप उनके स्पिन यूनिट पे आते हैं, जडेजा पहले से था। फिर उन्होंने इस ऑक्शन पे जो उनके 2 सबसे बड़े परचेस थे जिन पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, वो है 2 स्पिनर। तो इससे उनका स्ट्रेटेजी और मेंटेलिटी पता लग जाता है। उन्होंने नूर को 10 करोड़ दिया और शायद अश्विन को 9.75 करोड़ दिया है। 3 स्पिनर से उनके पास जडेजा, अश्विन, नूर, 3 स्पिनर्स में 38 करोड़, ऑलमोस्ट 38 करोड़ इन्वेस्ट किया है, मोर देन 38 करोड़ एक्चुअली, 18, 10, 28, हाँ ऑलमोस्ट 38 करोड़ इन्वेस्ट किया 3 स्पिनर्स पे। मुझे नहीं पता कि बाकी कौन सा टीम है जिन्होंने 3 स्पिनर पे इतना ज्यादा पैसा खर्च किया। अगर 3 स्पिनर पे आपने इतना ज्यादा पर्स खाली कर दे, उसका मतलब है भाई साहब रैंक टर्नर आने वाला है चेपॉक में। और मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि चेन्नई के बैटिंग लाइनअप देख लो, उसका जो लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर है बहुत ही वीक है। मैं बाद में आता हूं क्यों, बहुत ही वीक है, बाकी टीम के कंपैरिजन में बहुत ही वीक है। पिछले साल जब एसआरएच बना रहा था 270, चेन्नई बना रहा है 190। जब पिछले साल केकेआर बना रहा है 260, 270, दिल्ली बना रहा है इतना, मुंबई बना रहा है इतना, आरसीबी इनफैक्ट एक दो में से बहुत सी बैटिंग किया है। चेन्नई वो उस टाइप का गेम खेले नहीं पाए। इनफैक्ट पंजाब ने भी वो हाईएस्ट चेस किया है, लेकिन चेन्नई मतलब 220 तक एक दो मैच खेल लिया, हो गया उनका। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि स्पिन ट्रैक बनाएंगे, 7 मैच तीनों स्पिनर्स खेलेंगे चेपॉक में, और दूर जाके भी हम यही कोशिश करेंगे स्पिन से किस तरीके से हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि जो ओवरसीज प्लेयर हार्ड होते हैं तो स्पिन को थोड़ा सा खराब खेलते। अगर आप क्लासन को छोड़ दो तो स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, क्योंकि वो इतना पेस नहीं होता है। और नूर इज ए ग्रेट बॉलर, तो इनका तो क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, स्पिन से ये लोग जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको उनका वीकनेस पता है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दे हैव वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक। अब आते हैं इनकी बैटिंग पर। इन्होंने डेवन कॉनवे को वापस खरीदा है, जो पिछले साल इंजर्ड थे। 2023 में डेवन कॉनवे 16 मैच पे 672 रन बनाया, 52 का एवरेज और 140 का स्ट्राइक रेट। और 2022 में भी 7 मैच खेला था, जिसमें 42 का एवरेज और 146 का स्ट्राइक था।
मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है और उसका एक रीजन वही है क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। फिर उन्होंने सचिन रविंद्र को फिर से वापस लिया आरटीएम यूज करके, बहुत ज्यादा स्मार्ट बाई था वो। अगर आपने ऑक्शन को लाइव देखा आपको पता होना चाहिए कि कैसे उन्होंने पंजाब को थोड़ा बहुत फुद्दू बनाया उस ऑक्शन में। देखो सचिन रविंद्र लास्ट ईयर कुछ खास किया नहीं है, स्ट्राइक रेट हालांकि 160 के ऊपर था, लेकिन लास्ट ईयर उसने कुछ खास किया नहीं है। आरसीबी वाले मैच में अच्छा कर रहा था, लेकिन सचिन थोड़ा सा बेटर बैट्समैन बना है। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज में भी कहा था कि जिस तरीके से वो जडेजा को बैकफुट पे जाके मार रहा था, इतना जल्दी वो उसका बॉडी वेट ट्रांसफर कर रहा था अश्विन के लिए फ्रंट फुट पे, जडेजा के लिए बैकफुट पे, बहुत कम सेना कंट्रीज के बैट्समैन वो करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। उनका ज्यादातर जो गो थ्रू शॉट होता है वो स्वीप होता है, लेकिन सचिन के पास हर एक गेम था और बहुत कम टाइम आपको देखने को मिलता है कि स्पिन के अगेंस्ट कोई सेना कंट्रीज के बैट्समैन इतने प्रॉपर टेक्निक के साथ बैटिंग करता है। तो सचिन हो सकता है इस तरह अच्छा करे। अब इधर मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि जो 3 प्लेयर्स का नाम मैं अब लूंगा, इन 3 में से किसी एक प्लेयर का करियर रिवाइव होने वाला है इस साल। इन 3 प्लेयर में से किसी एक का परफॉर्मेंस पिछले साल से बहुत ज्यादा बेटर होगा। लास्ट ईयर वो जिस भी फ्रेंचाइज से खेल रहे थे उससे बहुत टाइम्स बेटर रहेगा इस साल चेन्नई के लिए। वो 3 प्लेयर्स है राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा और विजय शंकर। इन 3 में से किसी एक प्लेयर का करियर रिवाइव होने वाला है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है लास्ट ईयर से। अगर आपको यकीन नहीं होता आप आईपीएल की बात मुझे मिलना और गाली देना अगर ये बात सच ना निकले तो। अगर राहुल त्रिपाठी दीपक हुडा में से किसी एक का या फिर विजय शंकर किसी एक का करियर इधर से रिवाइव नहीं होता है ना, अगर उसका परफॉर्मेंस लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस से बेटर नहीं होता है, तो आप मुझे आके गाली दे सकते हो। उनके पास ऑलरेडी शिवम दुबे था, फिर उन्होंने शेख रशीद को वापस से रखा है जो आंध्र प्रदेश से है। शेख रशीद को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं सीएसके, मुझे ऐसा लगता है शेख रशीद को जाने नहीं देते, बहुत टाइम से पकड़ के रखे है उसको। अच्छा गन फील्डर है, बैटिंग ज्यादा मैंने उनका खास देखा नहीं है। रिसेंटली कहीं भी तो उसने सेंचुरी मारा था अभी शायद रणजी में या फिर उसके पहले वाले ट्रॉफी में। अच्छा ही है। बीच में जडेजा है। फिर उसके बाद जो उनका लोअर मिडिल ऑर्डर है, फिनिशर्स है, वो बहुत ही खराब है। ठीक है, अभी मुझे इसके लिए गाली पड़ सकता है, बट सच तो सच है। इनके पास जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर सही है, टॉप ऑर्डर शिवम दुबे तो सही है। अगर आप मान लो रचिन, ऋतु, कॉन्वे, रचिन, त्रिपाठी, शिवम दुबे, इतने तक सही है। उसके बाद जो बैट्समैन आने वाला है T20 क्रिकेट के हिसाब से, वो है जडेजा, वो है धोनी, वो है सैम करन, और मान लो कि दीपक हुडा आता है तो दीपक हुडा। ये 4 बैट्समैन है, जडेजा, धोनी, सैम करन, दीपक हुडा। आज के दिन में कोई भी ट्रस्ट नहीं देता है। मानता हूं कि धोनी का लास्ट ईयर आईपीएल सीजन बहुत अच्छा गया था, 220 के स्ट्राइक रेट से 161 रन किया था और शायद 13 छक्का मारा था, 13 छक्का मारा था लास्ट ईयर। लेकिन बॉल्स कितना खेला है, धोनी इज नो मोर दैट प्राइम धोनी। जितना भी अच्छा फॉर्म में लग रहा था पिछले साल, लेकिन वो धोनी नहीं है ना जो 15 ओवर्स पे बैटिंग करने आता था, पूरा मैच को अपने अंडर करता था, बॉलर्स पे प्रेशर बनाता था, फिर छक्का मारता था, मैच को जीता था। वो धोनी अभी वो धोनी नहीं है। ये जो धोनी है ऑन एवरेज 7 से 8 बॉल खेलते हैं एक मैच पे, वो भी नहीं है। ये तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 7 से 8 मैच 3 मैच पे मिला के खेलता है, क्योंकि ज्यादातर बैटिंग आता नहीं है, जब आता है 3-4 बॉल खेल के जाता है। तो ऑन एवरेज बहुत कम बॉल्स खेलते हैं। और अगर आपकी टीम का सबसे बड़ा पावर हिटर ऑन एवरेज 4-5 बॉल खेल रहा है, तो आप सोचो आपकी टीम का लोअर मिडिल ऑर्डर कितना खराब है। ये सच है, चाहे आप जितने भी बड़े धोनी के फैन हो, इसको एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से धोनी का जो और एक वीकनेस वो है कि अगर मान लो ओपोनेंट का कैप्टन को पता लग गया कि धोनी बैटिंग करने आने वाला है लास्ट में, तो क्या करते हैं, स्पिनर का 1 ओवर बचा के रखता है। और धोनी को जब पता लग गया था कि स्पिनर के 1 ओवर बचा के रख दिया, वो और भी नीचे आता है, क्योंकि उनको पता है इस उम्र में वो हाथ से बॉल को पढ़ नहीं सकते। आप कोई कहेगा रशीद खान को 2 छक्का कैसे मारा, मार दिया, उनके पास पावर गेम है, अगर बैट पे चढ़ गया बाउंड्री के बाहर ही जाएगा, लेकिन हाथ से तो वो पढ़ नहीं सकते स्पिनर्स को। जिस तरीके का प्लेयर धोनी था उसके प्राइम में 6-7 साल में, स्पिनर्स को इस तरह किसी ने नहीं मारा। धोनी का टेस्ट में जाके एक बार स्पिन के अगेंस्ट एवरेज देखो, राहुल द्रविड़, धोनी और कोई और एक बैट्समैन है जिनका इंडिया में टेस्ट की हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एवरेज स्पिन के अगेंस्ट, लेकिन वही धोनी को आजकल स्पिन खेलना नहीं आता। तो ओपोनेंट को पता है धोनी को वीकनेस। तो ये लोअर मिडिल और लोअर फिनिशर का जो एक रोल है सीएसके का धोनी के पास, वो बहुत बहुत ज्यादा वीकनेस है। फिर है जडेजा, जडेजा आ जाता है
14-15 ओवर में और पूरा 20 ओवर खेल के जाता है। जडेजा बहुत सारा बॉल खेलता है, रन उतना बना नहीं पाता है। और इसलिए मैं T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी कह रहा था कि अगर मुझे जडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को चुनना है, मैं हमेशा अक्षर पटेल को चुनूंगा व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, रेड बॉल के लिए नहीं, व्हाइट बॉल के लिए, क्योंकि जडेजा का बैटिंग फॉर्म बहुत ज्यादा डीप हुआ है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। आपको ये भी कमेंट करेगा 2023 आईपीएल तेरा बाप ने जीता के गया क्या? किया है, अच्छा किया है, वो तारीफ डिजर्व करता है, लेकिन जडेजा इज नॉट दैट पावर हिटर एनीमोर। उससे बैटिंग ठीक से होता नहीं यार, 30-35 बॉल्स के लिए 50 मारता है वो एंड में आके, वो नहीं चाहिए ना। अगर वो मिडिल ओवर में वो करता तो सही था। बाकी टीम के फिनिशर्स तो देख लो आप। फिर इनके पास सैम करन है, जिसका कारण बैटिंग फॉर्म T20 में बहुत ही खराब है, और वो भी इतना ऐसा नहीं है, सैम करन अंधाधुंध बैट घुमाता है, पावर जनरेट करता है, वो भी नहीं है। दीपक हुडा वो एश्योरिटी नहीं देता है। पिछला सीजन, इससे पहला सीजन उसका 1-2 सीजन बहुत अच्छा गया था जब इंडिया की टीम में भी आया था, फिर वो एश्योरिटी नहीं देता है। तो ये जो 4 बैट्समैन है, जडेजा, धोनी, सैम करन, दीपक हुडा, अगर बड़े रन का टारगेट होगा और ये 4 के ऊपर रेस्पॉन्सिबल होगा तो 50-50 चांसेस है। 50-50 भी नहीं, 40-60 चांस है। 40% चांस है ये जीत सकते हो, 60% हारने का चांस है। आप समझना ये चीज, बहुत गौर से समझना, दिमाग लगाना। ये मत इमोशंस पे मत जाओ कि जडेजा तो सीएसके के लिए खेलता है, हमारा फेवरेट प्लेयर है, धोनी आइकन है, वो चीज आप दूर रखो। ये फैक्ट है। और बाकी टीम के पास पावर हिटर देख लो ना, एक एक हर एक टीम के पास एक तो ऐसा बैट्समैन है जो अंधाधुंध बैट को घुमा के बॉल को ग्राउंड के बाहर जाके फेंकेगा। धोनी के पास वो पावर हिटिंग है, लेकिन वो कितना बॉल्स खेलता है, उनको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, वो भी चीज है ना। धोनी का काम तब आसान होगा जब जडेजा अच्छा करेगा, और धोनी के पास अगर 5-6 बॉल होगा, वो 5-6 बॉल में बैट घुमा के जाएगा। जैसे हार्दिक पांड्या को घुमाया था, क्यों घुमाया था? क्योंकि शिवम दुबे अच्छा खेल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा खेला, तो धोनी का काम इजी हो गया। लेकिन सेम चीज जब चेस करने में आ जाएगा ना, कि चेन्नई को 4 ओवर में 60 रन चाहिए, जो बाकी टीम कर देता है आजकल चेस, वो शायद सीएसके कर नहीं पाएगा। तो इनका सबसे बड़ा वीकनेस यही है। बाकी टीम उन्होंने बहुत ज्यादा बैलेंस टीम बनाया है इधर से। और एक जो प्रॉब्लम है सीएसके के साथ, वो है कि पावर प्ले में शायद लास्ट साल हमारा रन रेट सेकेंड वर्स्ट था, मतलब लास्ट में से सेकंड थे हम। जहां पे एसआरएच बना रहा है 6 ओवर पे 120, सीएसके बना रहा है 6 ओवर पे 40 फॉर 2 विकेट। तो इस चीज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर रहाणे ओपनिंग कर रहा था, फॉर्म खराब था, ऊपर से ऋतु थोड़ा बिल्ड करता है अपने इनिंग्स को, 10-12 बॉल वो खेल जाता है, टाइम लेता थोड़ा बहुत। तो इस चीज को आपको थोड़ा बहुत एड्रेस करना पड़ेगा। क्या रचिन को ऊपर भेज के ऋतु को नंबर 3 पे भेजोगे, कैसे करोगे, वो आपको देखना पड़ेगा। और बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा खराब है, जो जैसा मैंने कहा है 240-250 शायद टीम बना ना पाए। लेकिन ये जो लोअर मिडिल ऑर्डर का जो इशू है ना, फिनिशर्स का जो इशू है ना, ये कवर अप हो जाएगा सीएसके के लिए। मैं कहता हूं क्यों, अगर ऋतु, कॉनवे, रचिन, त्रिपाठी, शिवम दुबे, ये 5 अच्छा कर जाए ना, ये लोग मैच को 17 ओवर तक खींच लेंगे बैटिंग करके। फिर शायद जडेजा, धोनी, सैम करन 18 बॉल पे कैसे तैसे करके खेल लेंगे, तो आपको वो एक्सपोज होते हुए ज्यादा नजर नहीं आएंगे। तो ये लोग टीम बहुत ही बैलेंस्ड बनाए हैं, उनका स्ट्रेटेजी थोड़ा सा अलग होगा। और जिस तरीके से मैंने कहा है कि इस टीम में हमेशा एवरेज प्लेयर्स आके हमें सरप्राइज किया है, इस सबको मैं अगर कंसिडर करूं तो मैं इस टीम को रेट करना चाहूंगा 7.8 आउट ऑफ 10। एक्चुअली 8 देने का मुझे मन था, लेकिन फिनिशर का जो परफॉर्मेंस देख के पिछले कुछ साल में मेरा मन नहीं किया, वरना ये टीम बहुत ही बैलेंस्ड है, इनका बैकअप ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर से बेटर करके जाएंगे, क्योंकि नूर आने से ना बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है। खलील अच्छा करेगा, अंशुल कंबोज, तो मुझे लगता है ये टीम बहुत अच्छा करेगा। राहुल त्रिपाठी का मुझे बहुत भरोसा है, राहुल त्रिपाठी या दीपक हुडा, इन दोनों में से किसी का बेहतरीन सीजन जाने वाला है। अगर एक बार प्रोबेबल प्लेइंग 12 देख ले, तो मुझे लगता है कि 2 प्लेइंग 12 बनेगा, क्योंकि घर में कुछ अलग होगा और बाहर जगह जब खेलेंगे थोड़ा सा अलग प्लेइंग 12 होगा। जब बाहर जगह खेलेंगे मुझे लगता है इनका प्लेइंग 12 कुछ ऐसा होगा, ऋतु और कॉनवे ओपनिंग, फिर रचिन, फिर शिवम दुबे, फिर दीपक हुडा, नंबर 6 पे जडेजा, 7 पे सैम करन, 8 पे धोनी, 9 पे अश्विन, 10 पे खलील, 11 पे पथरना, 12 पे अंशुल कंबोज, या फिर गुरजपनीत सिंह, आप किसी को भी ले लो। 4 ओवरसीज हो गए। बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, 9 तक बैटिंग है, अश्विन तक। अश्विन अच्छा खासा बैटिंग फॉर्म में है आजकल, ठीक है। T20 में, TNPL में अच्छा किया था, लास्ट ईयर राजस्थान के लिए भी नॉर्किया को 2 छक्का मारा था 1 ओवर में, तो अच्छा खासा है। और बॉलिंग भी बहुत सारे ऑप्शन है उनके, बॉलिंग ऑलराउंडर्स बहुत सारे, मतलब भर भर के ऑलराउंडर्स इनके पास। अगर घर में खेलते हैं तो शायद रचिन बाहर जाएगा, ऋतु और कॉनवे ओपनिंग करेगा, फिर राहुल त्रिपाठी, फिर शिवम दुबे, फिर दीपक हुडा, फिर जडेजा, सैम करन, धोनी, अश्विन, फिर 10 नंबर पे नूर आ जाएगा, फिर खलील, फिर पथरना।
पर्सनली मुझे ये टीम बहुत पसंद आए, मुझे लास्ट ईयर से बेटर लगा है। 8 देने का मन है, लेकिन मैं उनको दूंगा 7.8। आप कुछ पर्सनल बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा कमेंट मुझे मिलता है कि व्हाई डू हेट दिस क्रिकेटर, आपको उस फ्रेंचाइज से क्यों नफरत है, इस क्रिकेटर को आप हेट क्यों करते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हेट एनी क्रिकेटर्स। एक दो क्रिकेटर्स है जिनको मैं डिसलाइक करता हूं, क्योंकि उनसे मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत था, उन्होंने मुझे लेट डाउन किया। वरना मैं किसी को भी हेट नहीं करता, ना कोई फ्रेंचाइज से हेट करता हूं। ये जो माइंडसेट है ना आप लोगों का, कि मैं उसी प्लेयर को सपोर्ट करूंगा जो मेरे फ्रेंचाइज से है, वो मेरा माइंडसेट कभी भी नहीं था। और अगर आप मुझे पिछले 8-9 महीने से फॉलो कर रहे हो, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, दे कैन बैक मी अप। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। रजत पाटीदार कौन से फ्रेंचाइज से? बेंगलुरु से। मैं जिम्बाब्वे टूर में, जब रजत पाटीदार T20 वर्ल्ड कप के बाद जो जिम्बाब्वे टूर था, जब रजत पाटीदार का सिलेक्शन नहीं हुआ था, शायद मैं अकेले बंदा था जिन्होंने कहा कि रजत पाटीदार इस टीम में क्यों नहीं है। दिलीप ट्रॉफी में ने कहा कि रजत पाटीदार का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है, और मैं दुआ करता हूं रजत पाटीदार नेक्स्ट ईयर आईपीएल में अच्छा करे, ताकि उसको इंडिया की टीम में मौका मिले। तो अगर मैं एक आरसीबी की प्लेयर के लिए कह सकता हूं, तो क्या मेरा प्यार किसी क्रिकेटर का फ्रेंचाइज के ऊपर बेस करता है? मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद, T20 वर्ल्ड कप से पहले जब स्क्वाड आया था, जब रिंकू नहीं था स्क्वाड में, जबकि शिवम दुबे मेरे फ्रेंचाइज से है, मैंने ये चीज कहा था कि रिंकू को टीम में होना चाहिए था। रिंकू कौन से फ्रेंचाइज से है? रिंकू केकेआर से है। मैं रियान परख के लिए इतना अच्छा बोलता हूँ, रियान परख कौन से फ्रेंचाइज से है? रियान परख राजस्थान से। मैं अंशुल कंबोज के लिए इतना बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ, अंशुल कंबोज कौन से फ्रेंचाइज में था? मुंबई में था। मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए अक्षर पटेल को जडेजा से ऊपर रख रहा था। अक्षर पटेल कौन से फ्रेंचाइज से है? दिल्ली से है। तो मेरा कोई भी क्रिकेटर्स के ऊपर जो प्यार है, लव है, वो फ्रेंचाइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी कहा है और मेल भी किया कि भाई क्या आप इस यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो? तो मैंने पिछले 2 हफ्तों में बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया, जिनका नाम अपने मेल पे मेंशन किया, कमेंट पे मेंशन किया। मैंने सबको देखा, सब अच्छे, उनके पास बहुत सारे क्वालिटीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, एंगेजिंग रखने को आता है, अटेंशन अपनी तरफ बना के रखते हैं। 3-3 घंटे के लाइव, 4-4 घंटे के लाइव में भी मतलब आप लोग उन पे ही कंसिडर करोगे, उनके पास वो स्किल है। लेकिन आपको ये पता नहीं लग रहा है, इनमें से बहुत सारे लोग जो मैंने देखा है, नथिंग अगेंस्ट देम, दे आर वे टू अबव मी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ना आपको क्रिकेटर्स को हेट करना सिखा रहा है। क्रिटिसाइज अलग है, आप उसके टेक्निक के लिए बात कर सकते हो, उस किसी का फॉर्म खराब है क्रिटिसाइज कर सकते हो। हेट करना अलग बात है। मैंने एक बड़े यूट्यूबर के मुंह से सुना है कि जो रूट खराब करे ताकि विराट कोहली का स्टैट्स टेस्ट में अच्छा हो जाए। आप मुझे एक चीज बताओ, एक क्रिकेटर अपने लाइफ में 20-30 ईयर्स सिर्फ क्रिकेट को ही देता है, और फिर भी इंडिया में आपको 1 लाख से ज्यादा लोग मिल जाएगा जो जिंदगी क्रिकेट को दे देता है, लेकिन कुछ बन नहीं पाता है, कुछ भी बन नहीं पाता है। जो रोड इतने हाई लेवल पे है, इतना मेहनत करके इतना बड़ा बैट्समैन बना है, आप इसके डाउनफॉल के लिए कैसे प्रे कर सकते हो? आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो रोड के डाउनफॉल के लिए प्रे करूंगा ताकि विराट कोहली ऊपर आ जाए। आपको टारगेट ये होना चाहिए कि मैं विराट कोहली के लिए प्रे करता हूं, क्योंकि विराट कोहली हमारे देश का प्लेयर है। मुझे उससे प्यार है कि विराट कोहली अगले 2 साल में टेस्ट मैच पे 10 सेंचुरी मार दे, फिर होगा ना कंपटीशन। आप अपने प्लेयर, अपने फेवरेट प्लेयर के लिए प्रे करो, वो अच्छा करे। आप कैसे आपके जो नॉन फेवरेट प्लेयर है, जो दूसरे देश के, उसके डाउनफॉल के लिए प्रे करते हो ताकि हमारा प्लेयर अच्छा दिखे? अगर ये सोचा ना, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है, हर एक क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे वो कोई भी कंट्री से हो। अनटिल एंड अनलेस वो क्रिकेटर हमारे देश के लिए कुछ गलत कमेंट कर रहा है, देन महाबैन कर दूंगा। वरना किसी भी क्रिकेटर के लिए मुझे कोई भी हेट नहीं है। मैं चाहता हूं सब अच्छा करे, क्यों मैं किसी को हेट करूंगा? ऋतुराज के फैंस चाहते हैं कि शुभमन गिल परफॉर्म ही ना करे इंडिया के लिए। शुभमन गिल के फैन चाहते हैं ऋतुराज परफॉर्म ही ना करे। मतलब दुआ करते हैं एक दूसरे के फैन। बहुत खराब चीज है। और एक चैनल है जिसमें 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं, उसमें से एक बंदा है, इतना सैडिस्टिक इंसान है वो डाउनफॉल को एंजॉय करता है। वो प्रिडिक्ट करता है कि किसी का डाउनफॉल हो, और अगर वो हो जाता है, फिर वो उसके जो शक्ल में एक हंसी आ जाता है, जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है कि इसका डाउनफॉल आ गया। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कैसे आप किसी के डाउनफॉल को सेलिब्रेट कर सकते हो। पृथ्वी शॉ अनसोल्ड गए, आपको रोना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए कि ये बंदा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा किया इंडिया के लिए, वो अनसोल्ड गया है। जो मैंने भी प्रेडिक्ट किया था वो अनसोल्ड जाएगा।
लेकिन क्या उसके डाउनफॉल में सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर प्रे करना चाहिए वो इधर से अच्छा करे, वो समझे सके गलती है। कह रहे अरे बर्थडे पे लड़कियों से पार्टी करते ही होगा। तो किसी की डाउनफॉल को सेलिब्रेट मत करो। किसी भी क्रिकेटर्स को, वो लोग बहुत कुछ करके इधर तक पहुंचे, क्रिटिसाइज करो, परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करो, बाहर के बिहेवियर को क्रिटिसाइज करो, लेकिन ये जो सैडिस्टिक फीलिंग है ना कि किसी की डाउनफॉल देख के मजा आता है, वो बहुत ही खराब फीलिंग है, बहुत ही खराब फीलिंग है। मत करो, ये चीज करना चाहूंगा। अगर आप उन सब चीज को कंटेंट कहते हो, फिर मेरे से वो नहीं होगा। और ना ही आप अगर मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा मेरा कोई भी क्रिकेटर्स के ऊपर अगर बायसनेस है, प्यार है, जो भी आप कह लो, वो कभी भी फ्रेंचाइज के ऊपर बेसिस नहीं है, आईपीएल की फ्रेंचाइज के ऊपर बेसिस नहीं है। इनफैक्ट मैं बार बार रिपीट पे कहूं कि मुझे केविन पीटरसन बहुत पसंद है, मुझे माइकल क्लार्क बहुत पसंद है, एंड्रू फ्लिंटॉफ बहुत पसंद है। मैंने आमिर के लिए कहा था कि पाकिस्तान का जो आमिर है, अच्छे प्लेयर्स है ना वो लोग, मैं क्यों उसको नफरत दूं? मैं क्यों चाहूंगा वो खराब करे? जब इंडिया के साथ मैच हो, मैं चाहूंगा वो टीम हारे। ऑब्वियस है क्योंकि मेरा देश आ गया, लेकिन मैं कभी बैठ के प्रे नहीं करूंगा कि इतना खराब करके करियर खत्म हो जाए। एक क्रिकेटर बनने के लिए क्या चाहिए लाइफ में, आपको आइडिया भी नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ दिन पहले जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रहा था, एक यूट्यूबर, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वासीम अकरम को भिखारी बोल रहे हैं। वासीम अकरम को, आपको पता है उसका कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में? क्या वासीम अकरम ने हमारे देश के लिए कभी गलत बोला है? कभी गलत बोला है? नहीं बोला है ना। वासीम अकरम को एक बार जाके तो देख लो, वो आदमी क्या है। कुछ किया होगा ना वो जिंदगी में, उसको इंग्लिश भी आता है, इसलिए वो बैठा है ना फॉक्स क्रिकेट के साथ। आपको इरफान पठान तो पसंद है ना? इरफान पठान पसंद है ना? इरफान पठान के करियर में अगर सबसे ज्यादा कोई क्रिकेटर का हाथ रहा है, इंपैक्ट रहा है, वो है वासीम अकरम। आप जाके इरफान पठान से पूछ लो कि कितना ट्रेंड वासीम अकरम ने इरफान पठान को किया है। उसको भिखारी बोल रहे हैं। मुझे तो एक बात पता नहीं था कि क्रिकेट में कब रिलीजियन, कब कास्ट आ गया। जो हमारे लिए खराब बोलता है, हमारे देश के बारे में बोलते, उनको मां बहन कर दो, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन इतना तो इज्जत दो क्रिकेटर्स की। किसी को भी कुछ भी डाउनफॉल के लिए आप ये करते हो, मुझे सच में सो डिसअपॉइंटेड, सो डिसअपॉइंटेड। ये चीज मैं कर नहीं पाऊंगा। और जब आप कमेंट में करते हो ना कि यू हेट, क्या कल भी किसी ने कहा, नॉट गोना लाई, यू हेट दिस फ्रेंचाइज, मैं आरसीबी को क्यों हेट करूंगा? उस पे वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली की बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आता है आरसीबी के लिए। जिस तरीके से उन्होंने, उनका पास वो अथॉरिटी था, 10 साल वो कैप्टन थे आरसीबी के लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मतलब बैटिंग से नहीं, जो एक कोर बिल्ड करना था वो कभी कर ही नहीं पाए। जो अथॉरिटी धोनी, रोहित शर्मा, इनफैक्ट गौतम गंभीर आईपीएल में खुद से टीम बनाए हैं, वो अथॉरिटी विराट कोहली, पता नहीं उनके पास वो अथॉरिटी था ही नहीं कभी, या फिर उन्होंने कर नहीं पाया ठीक से। आई डोंट लाइक दैट। इसका मतलब ये नहीं कि मैं विराट कोहली को जब इंडियन टीम में आता हूं सपोर्ट नहीं करता हूं। T20 वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली फाइनल तक इतने बार फेल हुआ है, शायद मैं अकेले बंदा था जो कह रहा था कि विराट कोहली को ड्रॉप करना बहुत बुरा चीज होगा, विराट कोहली को नंबर 3 पे भेजना भी बहुत बुरा चीज होगा। अगर आप ओपनिंग में भेज रहे हो तो ओपनिंग में भेजो। मुझे किसी भी क्रिकेटर, किसी भी फ्रेंचाइज से कोई भी हेट नहीं है। हाँ, मेरे प्रायोरिटीज क्लियर है कि मैं किस टॉप 3 में किसको देखना चाहूंगा, मैं खुश होऊंगा, वो तो सबका होता है ना। लेकिन हे, ए वो, ये मैं कभी भी नहीं करता। और अगर आप उसको कंटेंट कहते हो जो आपको ये सिखा रहा है कि हाउ टू हेट क्रिकेटर्स, देन आई एम नॉट इनटू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।